हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं शीतल कंवर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एचपीजी के। और इसी सीरीज में काफी कुछ चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया था बिलासपुर। बिलासपुर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बिलासपुर की ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, थोड़ी बहुत रहती है। आई थिंक लास्ट का एक पार्ट आएगा हिस्ट्री का, वो रहता है। बाकी हिस्ट्री भी आपकी कवर हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऊना के बारे में। ऊना की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हम आज जो है डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जिसका नाम है स्टडी अफेयर्स। स्टडी अफेयर्स की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको हमारे सभी कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ऊना। ऊना से बात करेंगे, ऊना के बारे में बात करते हैं। ऊना नाम की स्टोरी भी बताऊंगी। अभी ऊना ऊना आ रहा है ना, तो नाम की स्टोरी याद आ रही है मुझे, बट वो हिस्ट्री में सुनाऊंगी। उससे पहले अभी हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऊना की। ये जो मैंने यहाँ पे मैप ड्रॉ किया है ना यार, ये ऊना का मैप है। और मैं आप लोगों को एक फ्री की एडवाइस दूंगी, मुफ्त की। वो ये कि मैप जरूर बना लेना यार। मैप बनाने के फायदे ये हैं, जो चीजें आपने इतनी सारी लिख के याद रखनी है ना, मैप में सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देख के याद रह सकती हैं। ठीक है, कोई ज्यादा ये नहीं होता, मैप से चीजें याद रहती है इजीली यार पिक्चर्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऊना। परेशान नहीं होना अगर कुछ ज्यादा गौच पौच लग रहा है या ज्यादा भीड़ भाड़ लग रही है वर्ड्स की। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टेशन मार्क करा है दौलतपुर। ओके, दौलतपुर स्टेशन मार्क करा है। क्यों मार्क करा है? दौलतपुर से नीचे की जो नदियां हैं, ये नदियां पानी दे रही हैं स्वान को। स्वान क्या है? स्वान है एक नदी जो मेजर रिवर है कहाँ की? ऊना की। अब जब भी ऊना का नाम आएगा आपके दिमाग में चमकना चाहिए भाई, आपके दिमाग में आना चाहिए स्वान। ऊना स्वान चमकना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो स्वान नदी, ये वाली जो ब्लू वाली नदी है, ये यहां से फ्लो कर रही है, जिसका नाम है स्वान नदी। स्वान नदी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है, वो भी बताऊंगी। उससे पहले हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज। मार्क कर लेनी साथ साथ में, मैप बनाओ और उस पर मार्क करो। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है सुंखावा खड, SUNKHAWA, सुंखावा खड। ये जो यहाँ पे मैंने बनाई है छोटी सी, ये वाली ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आके मिल जाएगी स्वान में। सेकेंड इज कजानी खड। कजानी खड भी जो है वो भी यहाँ पे आके इसमें मिलेगी। थर्ड है बरैण दी खड। बरैण दी खड भी यहाँ मिलेगी। और यार एक चीज दोबारा हर वीडियो में बोलती हूँ मैं ये, कि हो सकता है इनकी प्रोनाउंसिएशन लोकल लैंग्वेज में कुछ और हो, और यहाँ पे जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ और प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना है। आगे बात करते हैं बरेड़ा खड। एक यहाँ से खड फ्लो कर रही है जिसका नाम है बरेड़ा खड। नेक्स्ट इज खुर्द दी खड, ये जो यहाँ से नदी आ रही है खुर्द दी खड। नेक्स्ट इज बोरेवली खड। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और भी छोटे बड़े नाले, छोटे छोटे नाले दिखने को मिलेंगे आपको इस पूरे एरिया में, जो कि किसको पानी देंगे? स्वान नदी को पानी देंगे। समझ आई बात? स्वान है मेजर रिवर, इसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है जासवां दुन वैली की। अब जो जासवां है, ये ओल्ड नाम भी हुआ करता था ऊना का, और यहाँ पे जो वैली है उसका नाम भी क्या है? जासवां दुन वैली। और यहाँ की ये लाइफ लाइन है कौन सी? स्वान नदी। ठीक है, इसके बारे में एक चीज आपने बहुत ही ध्यान से दिमाग में चिपका लेनी है, ये है सीजनल रिवर। शायद मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ, सीजनल रिवर। ये जो है सीजनल रिवर है। अब सीजनल कुछ होती है पेरिनियल, कुछ होती है सीजनल। क्या डिफरेंस होता है? कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो पूरा साल बहती रहती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ कुछ महीने बहती है, उन्हें सीजनल कहते हैं। तो ये जो नदी है इट्स सीजनल रिवर। एक और चीज याद रखनी है आपको, स्वान रिवर को सौरो ऑफ ऊना भी कहा जाता है। सौरो ऑफ ऊना, या एचपी भी लेके चले आप। अगर आपसे पूछा जाए ऊना की सौरो कौन सी नदी है, या हिमाचल की सौरो कौन सी नदी है, वो है आपकी स्वान। क्यों कहते हैं इसे सौरो? बिकॉज ये ऐसी नदी है ना यार, इसमें कभी भी बाढ़ आ सकती है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो काफी तबाही मचा लेते हैं ये रिवर। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ हिमाचल या फिर ऊना। समझ आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दौलतपुर एक स्टेशन है। इससे पहले एक चीज याद रखनी, ये स्वान नदी पानी किसको देगी? नीचे जाके सतलुज को देगी पानी।
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सबमर्जेस सतलुज नियर आनंदपुर। कौन सी जगह पे? आनंदपुर जगह पे। आनंदपुर स्टेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट होते हैं यार। नदियां कहाँ मिल रही हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नदियों की ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आनंदपुर एक स्टेशन है जहां पे सतलुज मीट करेगी, सतलुज से मीट करेगी स्वान नदी। स्वान नदी पानी इसको दे देगी। समझ आई? नीचे से तो आप लोगों को पता लग गया इस एरिया से कौन सी नदी बह रही है भाई, सतलुज बह रही है। अब ऊपर से नदी कौन सी बहेगी? बियास। नॉर्थ में बियास, साउथ में सतलुज। अब दौलतपुर की रेलेवेंस क्या है? यहां से ऊपर ना दो नाले हैं जो किसको पानी देंगे? बियास को पानी देंगे। एक का नाम है जोहोखड, JOH, जोहो KHED, खड। और एक का नाम है आपकी सोहन नदी, सोहन नदी। यहां मैंने लिखी भी है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास फ्रॉम ऊना, इस तरह लिख लेना इसको, फ्रॉम ऊना, सोहन नदी और जोखड़। ये जो दो नदियां हैं ये कहाँ पानी देंगी? ब्यास को पानी देंगे, ब्यास को फीड करेंगी। इसलिए दौलतपुर इंपॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ से नीचे स्वान नदी को दे रही है पानी, यहाँ से दो नाले ऊपर जाएंगे और वो किसको पानी देंगे? ब्यास को। समझ आई बात? तो ये तो है आपका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नदियां ऊना की। ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है तो ज्यादा बहुत सारी नदियां नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। बिलासपुर में हमने फिर भी मेजर कुछ ज्यादा रिवर्स पढ़ी थी, बट इतना बड़ा एरिया नहीं है, कुछ ही नदियां हैं, छोटे बड़े नाले हैं ये, इनके भी आपको खड खड देखने को मिलेंगे मैक्सिमम में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो यहाँ से मैंने आपको ये चीज ड्रॉ करी हुई है ना, ये एक धार है ऊना की जिसका नाम है सोलासिंगी धार, ठीक है। क्या नाम है? सोलासिंगी धार, सोलासिंगी धार। और इसको, इसका दूसरा नाम मैंने यहां लिखा नहीं है, इसे जसवा धार भी कहते हैं, धार। साथ ही साथ इसे कहा जाता है चौमुखी, चौमुखी। अब यार कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग तो ना, कुछ बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो बेसिकली ऊना वाला एरिया है वहां इस धार को कहेंगे सोलासिंगी धार, और जब हमीरपुर में इस धार को बोला जाएगा वहां इसको बोला जाएगा चौमुखी नाम से। अब कुछ बुक्स अलग भी लिखती हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि इसका पूरा नाम ही सोलासिंगी है और इसको चौमुखी और जासवा, ये इसके कुछ अलग अलग नाम है जिससे हम इस धार को जानते हैं, ठीक है। तो आपने सारे नाम याद रख लेने हैं एक हिसाब से। नेक्स्ट इज एक चीज यहां पे याद रखनी है, एक पॉइंट, भारवेन। भारवेन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हाईएस्ट पॉइंट है ये किसका जी? सोलासिंगी धार का। सोलासिंगी धार का आपको एक हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि ये वाला पॉइंट है, भारवेन। समझ आई बात? एक और बात, एक और स्टेशन याद रखना है आपने यहाँ पे जिसका नाम है तलवारा, तलवारा। तलवारा क्यों इंपॉर्टेंट है? तलवारा से स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली सोलासिंगी धार का। सोलासिंगी धार जो है वो तलवारा पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक्सटेंशन नीचे हमीरपुर वाले एरिया तक आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। समझ आई बात? तो ये है आपका जो बेसिकली सोलासिंगी है वो यहां से आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया, धार देख ली। अब यहाँ पे रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दी। साथ ही साथ एक और चीज याद रखनी है यार, सतलुज एंटर्स लथियानी नियर बंगाना एंड लीव्स टू पंजाब एट भरमोटी। दो नाम याद रखने हैं, लथियानी एंड भरमोटी। ये दोनों जगहें हैं जहां सतलुज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताए गए हैं। कुछ धार हैं इसके अलावा भी जिसका नाम है रामगढ़ की धार और ढ्योंसार धार, ठीक है। ये कुछ धारें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करें ऊना के एरिया की, तो यहाँ का एरिया 1540 किलोमीटर स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। कुछ बुक्स में अलग भी दिया गया है ये नंबर, तो इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना। 10th इन टर्म्स ऑफ एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें लिटरेसी की, 87.23 यहाँ पे लिटरेसी रेट है, और सेकेंड जो लिटरेसी रेट में हाईएस्ट है वो यहाँ पे हमें लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से एरिया का है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये चीज है ज्योग्राफी के बारे में ऊना की। ऊना में ज्यादा कुछ चीजें ज्योग्राफी में है नहीं। अब एक और चीज मैं यहीं से आपको बताती हूँ, ऊना जो है ना यार, पहले ये पार्ट हुआ करता था पंजाब का, ठीक है।
टिल 1966। अब देखिए 1966 तक ऊना पार्ट किसका था? पंजाब का पार्ट था। अब जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का लेक्चर देखा है वहां पे उन्होंने देखा होगा कि 1 नवंबर 1966 को कुछ एरियाज ऐसे थे पंजाब के जिनको कि हिमाचल में मिलाया जाता है। कुछ पंजाब के एरियाज ऐसे थे जिनको हिमाचल में मिलाया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे कांगड़ा को हिमाचल में मिलाया जाएगा और ऊना पार्ट होगा कांगड़ा का। समझ आई बात? पहले किसका पार्ट है? बेसिकली पहले पार्ट है ये आपका क्या कहते हैं इसका आपका पंजाब का, एंड सेकेंड थिंग ये किसका पार्ट बन रहा है? कांगड़ा का। और 1966 में हिमाचल में एंटर हो गया, हिमाचल एचपी में एडेड हो गया। अब एचपी में ऐड होने के बाद क्या होगा इसके साथ? देखो एचपी में ऐड होगा, एक क्वेश्चन बन गया यहां से। अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है इस टाइम पे। अब 1 सितंबर 1972 को डिस्ट्रिक्ट बनेगी ये, एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट सामने आएगा हमारे को ऊना। समझ आई? दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पहली क्या कि भाई एचपी में ऐड कब हुआ? होना ऐड तो हो गया है 1966 में विद कांगड़ा, लेकिन कांगड़ा से तोड़ के इसको अलग किया जाता है 1972 जब इसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। समझ आई बात? तो कांगड़ा का पार्ट भी रहा है, पंजाब का पार्ट भी रहा है, बॉर्डर शेयरिंग भी करता है पंजाब से। और पंजाब के साथ दो एरियाज है पंजाब के जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक है आपका रूपनगर, रूपनगर, और सेकंड इज होशियारपुर, होशियारपुर। ये एरियाज के नाम याद रखने हैं आपको, रूपनगर और होशियारपुर, इनके साथ यहाँ से बॉर्डर शेयरिंग करेगा। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो अब बात करते हैं यार ऊना की हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री ऊना की कैसे कैसे हमारे को पढ़नी है। ऊना की हिस्ट्री में ना ज्यादा परेशान होने वाली बातें नहीं है, इतनी ज्यादा हमें इसकी हिस्ट्री देखनी ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बिलासपुर पढ़ाया था लास्ट, तो बिलासपुर में आपने देखा कि हमने एक टाइमलाइन देखी किंग्स की। ठीक है, अब इतने ज्यादा किंग्स यहाँ के रहे नहीं। ठीक है, इसका रीजन ये भी है कि छोटा एरिया था और रियासत हुआ करती थी बेसिकली ये। ठीक है, जो कि टूट के निकली थी किससे? कांगड़ा से। ठीक है, अब ऊना में हमारे को दो जगहों की हिस्ट्री पढ़नी है। अभी जो है मैं आपको दो जगहों की हिस्ट्री बताऊंगी। कैसे? सुनो, एक तो हम देखेंगे जसवा, सेकंड हम देखेंगे कुटलैहर, कुटलैहर। एक हम देखेंगे जासवा और सेकंड हम देखेंगे कुटलैहर। ठीक है, ये दो क्या है? कांगड़ा के पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफशूट होगा कांगड़ा का ऊना। फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा कौन निकलेगा? ऊना। अब ऑफशूट का मतलब पता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है कांगड़ा, आप ये समझे बहुत विशाल पेड़ है, इससे टूट के धीरे धीरे कुछ एरियाज गिर गए। ठीक है, अब यहाँ पे कांगड़ा से क्या है, टूट के जो पहला एरिया गिरा था वो था ऊना। समझ आई बात? तो ऊना के साथ हम दो जगहों की हिस्ट्री देखते हैं। ऊना को ऊना नहीं बोला जाता था, जासवा और कुटलैहर को मिला के बनता था। तो जासवा और कुटलैहर की हिस्ट्री हम अलग अलग देखेंगे कि जासवा में कौन राजा है, कुटलैहर में कौन राजा है। ठीक है जी, तो ये पहला ऑफशूट था। साथ ही साथ कटोच रूलर्स, कटोच फैमिली के रूलर्स ही रूल करेंगे यहाँ भी, कटोच फैमिली। ठीक है जी, आगे बात करते हैं ऊना के नाम की। सबसे पहले बात करते हैं ऊना में ना यार ये माना जाता है कि ऊना की नींव रखी थी बाबा कलाधारी ने। ठीक है, बाबा कलाधारी ने क्या किया? ऊना की नींव रखी। अब ये जो बाबा कलाधारी हैं ये ना एक लाइन बोला करते थे, सब उनादी कृपा है, सब उनादी कृपा है। कोई भी इनसे मिलने जाता था, बाबा थे ऑब्वियसली, लोग जाते थे तो ये बार बार यही बात बोलते थे, सब उनादी कृपा है, सब उनादी कृपा है। तो इस ऊना जो वर्ड था इससे निकाल के क्या बना दिया गया? ऊना, ऊना वर्ड जो है बना दिया गया। अब अलग अलग स्टोरीज हैं यार, कुछ के अकॉर्डिंग इनकी डेथ होने के बाद इनके एक जो है शिष्य थे वो बोलते थे। अब अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं। ठीक है, और कुछ स्टोरीज ये भी कहते हैं कि पहाड़ी हुआ करती थी जिसपे ये रहते थे और उसका नाम था ऊना, तो उस पे भी ऊना जो नाम है ये पड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ से बाबा कलाधारी जो है ये नींव रखेंगे ऊना की, लेकिन फाउंडर नहीं होंगे ऊना के। फाउंडर कौन होगा ऊना का? पूरब चंद। और ऊना में ना कुछ ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पूरब चंद। और कैसे देखेंगे हम दोनों एरियाज को ये अभी बताती हूँ।
ठीक है। फाउंडर होगा पूरबचंद, कहाँ का, जसवा का। जसवा को जाके बनाना है पूरबचंद, और ये है पहला ऑफशूट कांगड़ा का। और सेकंड थिंग, अब इसके बाद हम देखेंगे अदर नेम, मैंने आपको बता दिया जसवा, और इनकी कैपिटल थी राजपुरा। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, राजपुरा नियर अम्ब। कैपिटल क्या है, राजपुरा है। कहाँ पे है, नियर अम्ब, एक स्टेशन है राजपुरा। मैप यार इरेज कर दिया मैंने, अदरवाइज मैं आपको मैप पे दिखाती कि अम्ब, अम्ब स्टेशन आपको इजिली मैप पे मिल जाएगा कहीं भी, तो आपको याद रहेगा अम्ब, उस पे देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, मुगल्स का पार्ट रहेगा यार ऊना। मुगल्स के अंडर आ जाएगा अकबर के रियायन के दौरान, जब अकबर रूल कर रहा होगा उस टाइम मुगल्स के अंडर आ जाएगा। और किंग कौन होगा यहाँ पे, गोविंद होगा। अब आपने ना क्रोनोलॉजी समझो, सबसे पहली चीज है क्रोनोलॉजी को समझना, किस तरह से पढ़ना है। पहली चीज मैंने बोला, ऊना का नाम आप लोगों को याद रह जाएगा, ऊनादी कृपा है, बाबा कालाधारी, इनकी भी कुछ ज्यादा ऐसी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस नींव रख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फाउंडर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन है, पूरबचंद। फाउंडर माने जाते हैं किसके, ऊना के। सेकंड थिंग, फर्स्ट ऑफशूट है ये, इसका दूसरा नाम है जसवा। जसवा में जो है रूलर्स आ रहे हैं टर्न वाइज। इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है राजपुरा। नेक्स्ट इज पार्ट रहा है मुगल्स का, मुगल्स का पार्ट रहेगा, और इसके बाद किसके अंडर आ जाएगा, सिक्स के अंडर आ जाएगा। ये क्रोनोलॉजी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। दोनों ही एरियाज जब हम पढ़ेंगे ना, ये दोनों एरियाज में आप एक चीज देखोगे, पहले किसके अंडर रहेंगे, मुगल्स के अंडर, फिर सिक्स के अंडर आएंगे, बीच में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे राजा होंगे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लग जाएंगे किसी चीजों में। तो ये चीजें हमारे को कहाँ देखने को मिलेगी, ऊना में देखने को मिलेगी। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें लास्ट रूलर भी याद रखना है। लास्ट रूलर, देखो फर्स्ट रूलर यानी कि फाउंडर इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा रूलर बीच में, एक दो रूलर जिन्होंने कुछ अच्छे काम कर लिए, या जिन्होंने कुछ ज्यादा ही वॉर्स में कोई कंट्रीब्यूशन दे दिया, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है ऊना और इसमें, ठीक है, जसवा और कुटलहर में। तो आगे बात करते हैं जी। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ ऊना। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऊना की। हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे कि ऊना की, मैंने आपको बताया था फाउंडर है पूरबचंद, जिसने कि ऊना को आगे जो फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या देखना है, कुछ राजास के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तीन राजा हैं जिनके नाम अभी के अभी आप लोग दिमाग में चिपका दो। पहला तो पूरबचंद इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड एक नाम याद रखो, उमेद चंद। उमेद चंद क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताती हूँ। थर्ड एक नाम याद रखो, रण सिंह, रण सिंह। और लास्ट नाम याद रखो आप, चैन सिंह। चार रूलर्स में पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म। अभी इसका ना ये भी बताऊंगी ओवरव्यू आपको ना लास्ट में। देखो आफ्टर मुगल्स अंडर सिक्स, अब देखो मैंने आपको बताया था अकबर के टाइम पे क्या था, ये मुगल्स के अंडर आ जाता है एरिया जासवा का। अब जो यहाँ पे मुगल्स के बाद किसके अंडर आ जाएगा, सिख के अंडर आ जाएगा ये एरिया। अब सिख के अंडर आएगा, होता क्या है 1815 में ना यार, आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह, जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं पता जिनको वो लोग सुन लो, कि जो महाराजा रंजीत सिंह है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर रहे हैं पंजाब के, ठीक है। पंजाब में जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक पंजाब पे अटैक करना वाज लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं 1815 में ना, एक मीटिंग बुलाते हैं जहां पहाड़ों के सभी राजाओं को बुलाया जाता है कि आप आओ। कहाँ थी ये मीटिंग, सियालकोट में। सियालकोट में एक मीटिंग रखते हैं कि आप सब लोग आओ और यहाँ पे आके भाई हमसे मिलो, हमारे साथ बैठो, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, है ना। तो दो राजा पहाड़ों के ऐसे थे जिनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जाने से वहां। कौन था, पहला राजा था ऊना का जिसका नाम था उमेद सिंह। देखो इतनी बहादुरी भरा काम किया है, अभी ये तो याद रखना है आपको। सेकंड राजा था नूरपुर का जिसका नाम था वीर सिंह। ये तो नूरपुर में आप मतलब अलग से देखेंगे, बट स्टिल अभी के लिए आपने याद रख लेना है कि नूरपुर का जो राजा था उसने क्या किया था, जो है रिफ्यूज किया था। दो ही राजा थे, ठीक है। तो उमेद सिंह जी भी क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं आने वाला, आपको जो करना है कर लो। अब जो रंजीत सिंह जी है इनका हो गया ईगो हर्ट। अब रंजीत सिंह जी क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं उमेद में। अब एरिया किसके पास चला जाएगा, रंजीत सिंह जी के पास। और उमेद के टाइम पे संसार चंद ने भी अटैक कराया एरिया पे, संसार चंद ने भी अटैक करा एरिया पे। अब संसार चंद ना, आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, गुरखास। पूरी हिमाचल की हिस्ट्री ना इसी के अराउंड घूमती है यार। यहाँ पे ना ये जासवा एक बहुत अच्छा तरीका है पूरी हिमाचल की हिस्ट्री को समझने का।
पूरे हिमाचल की हिस्ट्री इसी के अराउंड घूमती है। कोई एक लोकल राजा है, उनके ज्यादा से ज्यादा विवाद हो गए पंजाब के साथ, इससे ज्यादा आपका कांगड़ा हो गया और गुरखास हो गए, फिर आ जाते हैं आपके कौन, ब्रिटिशर्स। ये चीज ही चलेगी पूरे हिमाचल में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो उमेद सिंह है वो गुरखास को सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ संसार चंद को भगाओ, संसार चंद को जो है यहाँ से हटाओ कांगड़ा से, ठीक है। ये मैं आपको कांगड़ा में बताऊंगी, अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो उमेद सिंह ने गुरखास को हेल्प करी, क्यों भाई संसार चंद बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर है ये भी, ठीक है। तो सियालकोट जाने से भी इन्होंने मना कर दिया था। अब कुछ और चीजें हैं उमेद सिंह की, जैसे 1846 में लड़ाई हो रही थी जब, किसकी, ब्रिटिशर्स और पंजाब की। ब्रिटिशर्स भी रोल प्ले में आ गए। तो 1846 में जब ब्रिटिशर्स और पंजाब लड़ रहे हैं तो जो उमेद है वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इन्हें समझ आ जाएगा भाई ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना भी सही नहीं है। तो 1848 में जब दूसरी लड़ाई होगी तो ये पंजाब को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जब ये पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका एक बेटा था जय सिंह, और जय सिंह और उमेद को दोनों को ही ब्रिटिशर्स बंदी बना के कहाँ भेज देंगे, अल्मोड़ा भेज देंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है। कैसे चल रही है स्टोरी, एक ही पर्सन के अराउंड घूम रही है, वो है उमेद, मेजर पर्सन है, इसी ने ही थोड़ी बहुत चीजें करी हैं। इनके जो बेटे हैं उनको भी बंदी बना के कहाँ भेज दिया, अल्मोड़ा। अब इनका था एक ग्रैंड सन, इनका ग्रैंड सन कौन है, राजा रण सिंह। अब जो ये राजा रण सिंह मैंने यहाँ से लिखे हैं, 1879 में ये राजा रण सिंह अपनी टेरिटरी को वापस ले लेते हैं, ठीक है, अपनी टेरिटरी वापस लेंगे और ये 21 विलेजेस की जागीर ले लेते हैं। और ये भी ना भाग गए थे अपने एरिया को छोड़ के, एक्चुअली कहाँ भागे थे, रामकोट जम्मू। और रामकोट जम्मू में बाद में ये मिले तो फिर इनको बुलाया गया कि आप आओ अपनी रियासत को देखो यार, यहाँ पे जसवा में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ये आते हैं और 21 जो विलेजेस हैं उनकी जागीर ये लेते हैं। और इसके बाद बचता है लास्ट रूलर जो कि थे चैन सिंह। समझ आई बात। ऊना की पूरी हिस्ट्री सिर्फ 4 राजाओं के अराउंड रिवॉल्व होती हुई हमने देखी है। कौन है वो 4 राजा, देखो यहाँ पे आप लोग समझना अब इस बात को। सबसे पहला राजा आपने देखा था पूरब, पूरब एक राजा देखा आपने, ये आपको याद रहना चाहिए। अब सेकंड आप आए गोविंद, आपने देख लिया सेकंड। थर्ड आप आए, आपने उमेद देख लिया। अब इस तरह ना ये माइंड मैप बनाने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। उमेद का बेटा था, इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही लिख लो अगर आप लिखना भी चाहते हो। इसका सन था जय सिंह, क्योंकि ये तो वैसे ही भेज दिया गया इसको। तो उसके बाद है रण सिंह, रण सिंह, और लास्ट है चैन, चैन सिंह। तो ये है आपके पूरी की पूरी जसवां की हिस्ट्री। बार बार ऊना निकल रहा है मुझसे तो समझ लेना है यार, जसवां की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले पूरब आया है, पूरब ने क्या किया है, फाउंड कर रहा है पूरब, ठीक है, फाउंड कर रहा है पूरब किसको, ये आपका जसवां वाले एरिया को। सेकंड है गोविंद, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मुगल्स के अंडर आ रहा है ऊना और उस टाइम पे अकबर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे राजा कौन है, गोविंद है। थर्ड है उमेद, उमेद के तो पंगे चले हैं, किस किस के साथ, रंजीत सिंह के साथ लड़े हैं ये। कहाँ थी वो मीटिंग, सियालकोट में, मना कर दिया मीटिंग में जाने से, ले ली अपने ऊपर आफत, ठीक है। तो उमेद और जय सिंह को बाद में कहाँ भेज देंगे, अल्मोड़ा, कौन, ब्रिटिशर्स, 1848 में, ठीक है। अब उसके बाद रण सिंह इनका एक पोता है जो कि अपनी जो जागीर है उसको वापस लेगा, कितने विलेजेस की, 21 विलेजेस की। नेक्स्ट चैन सिंह, लास्ट रूलर जो होगा जसवां का, वो होंगे चैन सिंह। समझ आई बात। ये पूरा जो है आपको एक समरी में बता दी मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं कुटलहर की। कुटलहर भी बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, कुछ भी ना मतलब टफ कुछ होता ही नहीं है वैसे तो, है ना। तो अब बात करेंगे हम इसकी, कुटलहर की। तो यार अब बात करते हैं कुटलहर रियासत की। अगर हम बात करें कुटलहर रियासत की तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा था जसवां, लेकिन सबसे छोटा ऑफशूट जो था कांगड़ा का वो था कुटलहर। स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी ये कांगड़ा की, ठीक है। इसका नाम चौकी कुटलहर भी कहा जाता था इसे, ठीक है, या ये भी बोला जाता था यहाँ 2 प्रोविंसेस थी, एक चौकी और एक कुटलहर, और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज कोट कुटलहर। अब ना कुटलहर और कहलूर में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब कहलूर के लिए हमेशा आपने कहलू बिलासपुर जब मैंने पढ़ाया वहां देख लेना है, कहलू वाली स्टोरी याद रखनी है, उससे आपको याद आ जाएगा कहलूर क्या है और कुटलहर क्या है, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल जो है कोट कुटलहर थी इनकी। कैपिटल किसने बनाई थी, देखो सबसे पहली चीज तो फाउंडर यहाँ के बताए जाते हैं राजा गोपाल। राजा गोपाल ने जो है फाउंड किया था कुटलहर को।
सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो कोट कहलूर कैपिटल है ये 10th 11th सेंचुरी में जसपाल ने बनाई थी। अब जसपाल जो थे ये माना जाता है ये ब्राह्मण थे और इनके दो बेटे थे चारू और चंद्र। अब जो चारू और चंद्र है ये दो रियासतें बनाते हैं जाके, ठकुराई, भज्जी और कोटी। भज्जी और कोटी की स्थापना चारू और चंद्र ने करी थी। ठीक है, दो बेटे यार, कई जगह पता क्या है यार, इन दोनों को कुछ जगह भाई लिखा है, कुछ जगह इनको लिखा है कि चारू का बेटा था चंद्र। ठीक है, कुछ जगह इनको क्या लिखा है कि चारू का बेटा चंद्र था, कुछ जगह लिखा है कि ये दोनों भाई थे। ठीक है, तो आपने यार बेसिकली याद रखना है चारू बना रहा है भज्जी, चंद्र बना रहा है कोटी, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। 1758 में घमंड चंद क्या करेगा, चौकी और कुछ और नॉर्दर्न एरियाज को जो है यहाँ पे एनेक्स कर लेगा। नेक्स्ट एक फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1825 में रंजीत सिंह क्या कोशिश करते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक फोर्ट होता है बेसिकली उसको कैप्चर करने की, बलवा फोर्ट, और यहाँ पे आके ये सोचते हैं भाई मेरे को ये फोर्ट लेना है। और यहाँ पे रूल कर रहे थे नारायण पाल, और नारायण पाल जो है इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। राजा नारायण पाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें 1825 में रंजीत सिंह के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था कुटलहर में, तो आपको याद होना चाहिए नारायण पाल। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट रूलर। लास्ट रूलर है यहाँ के बृजमोहन पाल। ठीक है, कुटलहर में भी कुछ ही रूलर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजा गोपाल इंपॉर्टेंट है, जसपाल का नाम इंपॉर्टेंट है, इनके दो बेटे, वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे ठकुराइज में, लेकिन यहाँ से याद रख लो चारू और चंद्र है। और नेक्स्ट एक है राजा नारायण पाल। डन, गोपाल, नारायण, जसपाल, चारू, चंद्र और लास्ट है बृजमोहन पाल। ओके, तो इसी के साथ यार खत्म होता है हमारा ऊना। ऊना की इकोनॉमी रहती है, कुछ चीजें ऐसी है, ऊना करंट में भी काफी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मैंने करंट अफेयर पे वीडियो बनाया था, वहां कुछ डैम है, एक डैम है जो ऊना में बन रहा है, एक पार्क है जो ऊना में बन रहा है। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमी के फैक्ट्स हैं जो बिलासपुर और ऊना के, मैं साथ में एक वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, दोनों में की इकोनॉमी साथ में कवर कर लूंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thank you very much. Bye bye.